अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम CS 101 की मिड टर्म की तैयारी करने जा रहे हैं और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आपको मैं बताऊंगी। 39 पेजेस पर मुश्तमिल एक मेगा फाइल है। हम कोशिश करेंगे कि इसको इसी वीडियो में कवर कर लें, लेकिन अगर जो है वो फाइल सारी एक ही वीडियो में नहीं आएगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हम इसका पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। और किसी को ये फ़ाइल चाहिए तो कमेंट कर दें, मैं आपको ये फ़ाइल फुल जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्ट्रक्चर इन विच एन अदर लिस्ट स्टार्ट बिफोर द फर्स्ट लिस्ट इज फिनिश्ड इज कॉल्ड। मुख्तलिफ जो है वो आपके पास लिस्ट दी गई होंगी हैंडआउट्स में। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पहली लिस्ट अभी ख़त्म हुई नहीं होती लेकिन अगली लिस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो ये नेस्टेड होता है। नेस्टेड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जो कि पहली के ख़त्म होने से पहले ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉरी MCQs नंबर 2। डैश रिटेन इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर ऑफ द सिस्टम इज़ टर्न्ड ऑफ। जब पावर जो है वो ऑफ हो जाती है सिस्टम की, यानी कि आपका कंप्यूटर में अगर आपने जो भी केबल्स वगैरह लगाई हुई हैं उनको आप हटा देते हैं या अगर लाइट चली जाती है, तो आपकी इंफॉर्मेशन कौन सी मेमोरी में स्टोर होंगी और कौन सी ऐसी मेमोरी है जहाँ पर अगर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तो लाइट के चले जाने के बाद आपकी वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कि अगर लाइट चली भी जाती है तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर हो जाती होती है वो वहाँ से ख़त्म नहीं होती है। तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इनका एब्रीविएशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हर लिहाज से हर MCQs को तैयार किया करें। नेक्स्ट है एक आपके पास शेप दी हुई और कहा हुआ है कि ये रिप्रेजेंट करती है एलिमेंट ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है? तो ऑप्शन सी ठीक है, बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप एलिमेंट। यानी ये फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप दोनों एलिमेंट को ये शेप जो है वो आपके पास जो गिवन है ये उन दोनों को रिप्रेजेंट करती है। ये फ्लो चार्ट में आपने बाकी जितने भी शेप्स दी हुई है ना डिफरेंट तरह की, तो उनको भी देखना है कि वो किस किस को रिप्रेजेंट करती है। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है और हर दफ़ा वो शेप चेंज करके पूछ लेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है और ये किसको करता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम डैश एंड एंड्स विद। इस चीज़ को समझ के पढ़ना है कि जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है और जब एंड करते हैं, यानी जब भी कोई हम इस तरह से प्रैक्टिकल के एग्जांपल लेते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में तो कहाँ से उसका स्टार्ट होता है, कहाँ से एंड होता है। इस तरह ना आप जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने फेजेज़ हैं उनको समझ के आपने देखना है कि स्टार्ट इसका कहाँ होगा और एंड इसका कहाँ होगा। तो स्टार्ट कॉन्सेप्ट से होता है, एंड जो है वो डीकमिशनिंग से होता है। For drawing chart on the basis of mathematical collection, which of the following software is considered most efficient and most easiest choice? तो ये वर्ड प्रोसेसर है जो कि मोस्ट easiest choice है। MCQs number 6, a language of the microprocessor is called instruction set. Correct option is instruction set. Next है MCQs number 7, dash language cannot be executed without an interpreter. तो ये लिस्प है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती इंटरप्रेटर के बगैर। डैश इज़ द फर्स्ट फेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो ये फिर वही जो हमने पहले पढ़ा था कि स्टार्ट कहाँ से होता है एंड कहाँ से, तो उसी MCQs को थोड़ा सा उसका जो है वो स्टाइल चेंज करके उसकी वर्डिंग चेंज करके उन्होंने दे दी है। तो ये कॉन्सेप्ट एंड फिजिबिलिटी फर्स्ट फेज होती है किसी भी प्रोसेस को डेवलप करने में। ये साथ में पेज नंबर भी दिया हुआ, पेज नंबर 60 पे आपके पास। तो इसने जो जितने भी फेजेस होते हैं ना प्रोसेस को डेवलप करने के, तो उन सारे फेजेस को आपने याद कर लेना है। बार बार MCQs में ये रिपीट हो रहा है तो हो सकता है ये आपके पास शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और इस दफ़ा चॉइस भी नहीं है, तो आपने किसी भी टॉपिक को छोड़ना हरगिज़ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैटेगरी इज यूज टू अटेन समथिंग प्रोडक्टिव एज अपोज टू गेम और इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है नोटपैड इज एन एग्जांपल ऑफ। नोटपैड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
देखिए अब आपको फिर से एक जो है वो एक नज़र इनको देखना होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है, जो सिस्टम होता है वो सिस्टम के अपने काम के लिए होता है। तो थोड़ा-थोड़ा इनका डिफरेंस आपने देखना है, तभी आपको इनके एग्ज़ाम्पल की समझ आएगी। वो कोई और एग्ज़ाम्पल देख के भी आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपसे पूछ रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपसे जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकते हैं। Next is CPU uses dash to store the intermediate and final result of its arithmetical and logical operation. CPU यूज़ करता है FPU को इंटरमीडिएट और फाइनल जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर करवाने के लिए। All processes of a microprocessor are proceed under the supervision of control unit. Next, I choose the correct sequence of technology used in the evolution of computer from starting to today. तो करेक्ट ऑप्शन है 1 मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वैक्यूम ट्यूब एंड ट्रांजिस्टर। अच्छा, इनका ना आपके पास सीक्वेंस पूछा हुआ है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज़ हुई थी, कौन सी उसके बाद यूज़ हुई थी, फिर थर्ड पे कौन सी, फिर फोर्थ पे कौन सी, ठीक है ना? तो इनको आपने जो है वो इसी लाइन में बेशक रट्टा लगा लें, लेकिन लाइन में आपने याद करना है। अगर आगे पीछे हो गई तो फिर जो है ना वो गलत कंसिडर होगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इन्होंने जो है वो इसका सीक्वेंस ही तो पूछा हुआ है, लेकिन वहाँ पे हो सकता है आपके पास सीक्वेंस सारे का सारा ना दें, सिर्फ वो कह लें कि फर्स्ट के बारे में बता दो, फर्स्ट कौन सी थी, या थर्ड के बारे में थर्ड कौन सी थी, फोर्थ कौन सी थी, कुछ भी दरमियान से पूछ सकते हैं। तो आपने इसको ना लाइन बाय लाइन याद करना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है कि प्रोग्रेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फर्स्ट पे मैकेनिकल कंप्यूटिंग थी, सेकंड पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल थी, थर्ड पे वैक्यूम ट्यूब थी, फोर्थ पे ट्रांजिस्टर थी और फिफ्थ पे क्वांटम कंप्यूटिंग थी। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ICS, हैव नो कैटेगरी, दैट्स करेक्ट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है 15 MCQs, द वेब पेजेस डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन एज वेल एज कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग आर कॉल्ड, ये सिमेंटिक वेब पेजेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेब इज अ यूनिक इन्वेंशन बाय ह्यूमन इन टर्म ऑफ इट्स accessible टू ऑल ह्यूमन, ये सबको accessible होते हैं ना, जो वेबसाइट्स वगैरह होती है, तो accessible टू ऑल ह्यूमंस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डॉट इज यूज्ड, ये आपने हैंडआउट्स में पढ़े होंगे। पहले आपने हैंडआउट्स को एक दफ़ा अच्छे से पढ़ना है, लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद ही आपने जो है वो MCQs फाइल को पढ़ना है एंड पे जब आप पेपर देने लगे तो, ताकि आपको याद रहे, वरना रट्टा जो है वो अगर पहले लगाएंगे तो फिर आपको जल्दी भूल भी जाएगा। MCQs नंबर 18 है, आई एम फॉलोइंग procedure to solve a problem. My selected procedure is not giving the right answer or each time but giving nearly right answer. The procedure can be called as, अच्छा ये सारे प्रोसीजर आपने पढ़े होंगे कि कौन सा प्रोसीजर जो होता है वो एग्जैक्ट आंसर देता है, कौन सा जो होता है वो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं देता, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट होता है ना उसके करीब करीब हमें आंसर देता है। अब ChatGPT की एग्जांपल ही ले लें कि वो हमें जो है वो बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि अगर आप हैंडआउट्स के बारे में कोई एग्जांपल वहाँ से ढूँढना चाह रहे हैं तो वो आपको एग्ज़ैक्ट नहीं देगा, लेकिन उसी तरह की कोई और डेफ़िनेशन आपको जो है वो वहाँ पे गिवन होगी। तो आपने एग्जांपल देख के याद रखना है, इसी तरह से आपको याद होंगे। अगर रट्टा बिल्कुल लगाएँगे तो फिर आपको भूल जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे जो है ना प्रोसीजर दी हुई हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके हैंडआउट्स में 4, 5, 6 जितनी भी हैं, उन सबको आपने याद करना है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर इसका पूछा हुआ है इस एल्गोरिदम का, तो वहाँ पे आपसे कुछ और तरह का भी क्वेश्चन कर सकता है। तो जिस टॉपिक से आपका MCQs आया हुआ होता है उस टॉपिक को आपने हर एंगल से तैयार करना होता है। सेम MCQs वो कभी भी बार-बार नहीं पूछते, बाज़ दफ़ा पूछ भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि बार-बार वही वर्डिंग यूज़ की हो। वर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज होगी या MCQs का सीक्वेंस चेंज होगा, लेकिन उसी टॉपिक में से आएँगे। नेक्स्ट देखते हैं जी MCQs नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट कोड सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट ऑन माउस ओवर, ये करेक्ट जो है वो सिंटैक्स है JavaScript का। The term identifier in JavaScript refer to name of a variable. Identifier are named used by JavaScript to refer a variable as well as object properties, methods and functions. ना सिर्फ जो है वो वेरिएबल को ये आइडेंटिफाई रेफर करता है, बल्कि उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, मेथड और फंक्शंस भी
इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्लो चार्ट और नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए फ्लो चार्ट के बारे में पीछे भी आपसे 1-2 क्वेश्चन किए और सेम जो है वो इसी के टॉपिक में से फिर से उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट बता दें फ्लो चार्ट में से, तो ये 7 है। द नेम ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड बाय द डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज अदा। अदा ऐसी लैंग्वेज है जो कि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में यूज़ होती है। किस कौन-कौन सी लैंग्वेज हैं वो कब जो है वो उनकी इन्वेंशन हुई और कहाँ-कहाँ वो यूज़ हो रही हैं, कौन-सी आजकल भी यूज़ हो रही है, कौन-सी पुराने वक़्तों में यूज़ होती थी, ईटीसी इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री इनकी पता होनी चाहिए, जितनी भी दी हुई है आपके हैंडआउट्स में। जितनी दी हुई है उतना पढ़ें, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन जो दिया हुआ है उसमें से किसी भी एंगल से वो क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है जी 23 पोस्टल एड्रेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पोस्टल सर्विस। सिमिलरली डैश आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में यूआरएल ये होता है जो कि लोकेशन बताता है किसी भी पेज की या वेबसाइट की। अब आप देखिए जब भी आप जो है वो किसी साइट को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं तो आप यूआरएल यानी उसका जो होता है ना क्या कहते हैं लिंक, आप सिंपल ये समझ लीजिए कि उसका लिंक होता है जिसके थ्रू आप क्लिक करते हैं और फ़ौरन आप वहाँ पे चले जाते हैं, तो उसको यूआरएल ही बोलते हैं। नेक्स्ट है देयर आर सो मेनी वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जीयूआई। अच्छा ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। These days, which one of the following is the oldest GUI web based web server? तो ये मोज़ेसिक है, सॉरी ये मोज़ेक है, ठीक है। ये मोर डिटेल्स के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल हमें इतने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके पास जो है वो आगे से इन्होंने एक टैग्स दे दिए और पूछा कि किसके एग्जाम्पल है, तो ये पेड के टैग्स हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम। पेज 1 पे ही ये एमसीक्यूज़ दिया हुआ होगा। You are asked to pick two things from different type of things like jewelry, mobile phones and car. Which algorithm will be best suited in this situation to get maximum benefit? तो ये randomized algorithm जो है वो यूज़ होता है। Just like JavaScript, Dash was used for writing script. तो ये PERL जो है स्क्रिप्ट को लिखने के लिए यूज़ होती है। विच डिवाइस कैन एक्ट एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एट द सेम टाइम्स। ये मोडेम होती है ऐसी डिवाइस जो कि सेम टाइम में इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस के तौर पे काम कर रही होती है। इसकी मज़ीद डिटेल जो है यहाँ पे फाइल्स में नीचे आपको गिवन है, इन्हीं एमसीक्यूज़ के नीचे अंडरलाइन हुई हुई है, तो आपने इसको पढ़ लेना अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदा टू एनालिटिकल इंजन वाज, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है प्रोग्राम। 30 एमसीक्यूज़ हमने किए हैं, टोटल इसके हैं 150 एमसीक्यूज़। अगर हम इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ को करेंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, तो इसके लिए आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट पार्ट जब अपलोड हो तो आप तक वो पहुंच जाए। चैनल पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो काइंडली एक लाइक कर दिया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारी हेल्प हो जाती है और हौसला अफजाई भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे, आमीन।